आपको बताया था अभ्यास 1। आज हम उसका बताएंगे क्वेश्चन और आंसर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन और आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। यहाँ पे दिया है आप दोनों, ए है 300 केल्विन, बी दिया है 573 केल्विन। तो इसे किस में चेंज करना है हमें? सेल्सियस में। तो 0 सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो हमें क्या करना है? 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। तो क्या करेंगे? 300 केल्विन में से हमें 273 केल्विन माइनस कर देना है। 273 केल्विन माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन ए का। ए और बी ये मेथड इसमें भी रहेगा। इसमें भी क्या करेंगे? 273 को घटा देंगे। 273 घटाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा पूरा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारा क्वेश्चन ए का आंसर। बस क्या किया गया इसमें केवल जितना भी केल्विन दिया है उसमें से हमें 273 सेल्सियस केल्विन घटा देना है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। और इसमें दिया दो 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में परिवर्तित करना है। तो अभी हमने देखा था 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, पता है? तो बस यही क्या करना है, हमें 25 में 273 ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या करेंगे? 273 अगर इसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। 298 केल्विन ये हो गया हमारा ए का आंसर। सेम यही रहेगा बी में। 273 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 646 केल्विन। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। लिख लीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अवलोकन हेतु कारण लिखिए। तो कारण इसमें क्या लिखना है? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो कहने का मतलब नैप्थलीन का मतलब होता है ये कार्बन का एक अपरूप होता है जो अलकतरा या डामर बनाने में उपयोग किया जाता है। तो नैप्थलीन जो होता है यह ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के कारण बिना कोई ठोस पदार्थ छोड़े ही अदृश्य हो जाता है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कोई भी पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ है, इसको ऊर्जा देने पर ये क्या होगा? सीधा ठोस से सीधा गैस से बन जाएगा, या गैस से ठोस से सीधा गैस से बन जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। यही अभिक्रिया यहाँ पे नैप्थलीन प्रेजेंट कर रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए। इससे आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले किन्हीं 2 पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसमें आप एक नैप्थलीन डाल देंगे, दूसरा कपूर डाल देंगे। कपूर भी एक ऐसा पदार्थ है जो बिना किसी लिक्विड फॉर्म में आए वो सीधा गैसीय अवस्था में चला जाता है। आप कपूर जरूर देखे होंगे। कपूर भी जब जलाते हैं तो वो उसकी केवल राख मिलती है। वो राख, अगर प्योर कपूर रहे तो उसमें राख भी नहीं मिलेगी। हाँ, इसी में दूसरा दिया है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो इसका कारण बताइए। इसका कारण यह है विसर्ग के कारण। विसर्ग में क्या होता है? अगर कोई भी
पदार्थ है या कोई भी लिक्विड फॉर्म है, उसमें गंध जो होता है गैसीय अवस्था होता है। तो अगर कोई लिक्विड फॉर्म है, उससे होते हुए कोई भी अगर हवा जा रही है, तो अगर उस लिक्विड फॉर्म में कोई महक या गंध है तो विसरण के कारण वह उस हवा में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई फूल है, फूल के ऊपर हवा गुजरेगी तो विसरण के कारण फूल के ऊपर मौजूद गंध जो है हवा के कणों के साथ जुड़कर हमारे पास तक आ जाती है। यही कारण होता है कि हम कहीं बैठे रहें, अगर आसपास में कहीं बगीचा फूल का है तो हमारे पास तक उसकी महक आने लगती है। या इत्र मतलब सेंट होता है, सेंट की महक हमारे पास आने लगती है। तो इसका कारण क्या है? विसरण आप समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण, अभी तक आपने देखा था कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, उनके कण एकदम नजदीक होते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा नज़दीक होगी तो उनके बीच आकर्षण अधिक होगा। तो करने का मतलब कि जिसके पास आकर्षण अधिक है उसको सबसे आखिरी में लिखना है, और जिसके कणों के बीच आकर्षण बहुत कम है उनको सबसे पहले लिखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठोस होता है उसके अंदर आकर्षण बहुत अधिक होता है, तो उससे कम द्रव में होता है, सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, एक दिया है जल, दूसरा दिया चीनी और तीसरा दिया ऑक्सीजन। तो सबसे कम आकर्षण किसके अंदर रहेगा? ऑक्सीजन के अंदर। यहाँ पे आंसर में हमने लिख दिया है ए ऑक्सीजन, उससे अधिक बी जल, उससे अधिक सी चीनी। तो यही रहेगा आकर्षण बढ़ते हुए क्रम में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो तापमान इसमें दिया है हमको 3 ठो, एक दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और तीसरा दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 25 डिग्री सेल्सियस करने का मतलब जो होता है एक रूम का टेम्परेचर, या हम मान सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर जिसे कह सकते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव अवस्था में होगी। अब जैसे इस समय का टेम्परेचर आपके यहाँ पे, या इस समय का टेम्परेचर जो है ये 25 से आसपास होगा। तो इस डिग्री टेम्परेचर पे पानी क्या है? जल क्या है? ये द्रव अवस्था में है। तो कहने का मतलब यही है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था द्रव में होगी, और 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री कहने का मतलब होता है कि सबसे कम डिग्री, उसके बाद अगर और कम करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो द्रव का क्वथनांक आप देख ही रहे, आपने पिछले वीडियो में देखा था क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है और हिमांक क्या होता है। तो हिमांक कहने का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, कि वह बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? -, डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का भौतिक अवस्था क्या होगा? तो यहाँ पे हमने लिख दिया ठोस होगा, और 100 डिग्री टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है अगर पानी को ज़्यादा गर्म उबालेंगे तो पानी गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, तीनों लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, पुष्टि हेतु कारण दें। तो पुष्टि हेतु कारण दें में ऑप्शन नंबर 1 दिया क्वेश्चन, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो क्यों है, यही इसको हमें प्रूफ करना है। तो इससे आपको लिखना होगा, लिखिए जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि कमरे का ताप लगभग 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर तक होता है। कमरे का ताप लगभग 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर तक होता है, और जल का द्रव अवस्था में रहने का ताप भी
और जल का द्रव अवस्था में रहने का ताप भी इसी के बीच होता है। इसी कारण कमरे के ताप पर जल भी द्रव अवस्था में रहेगा। आपको पता ही है कि जल को अगर माइनस तक ले जाएंगे तभी वह ठोस में जाएगा और हैंडल तक ले जाएंगे तब वह गैस बनेगा। तो इसके बीच अगर है तो उस किस फॉर्म में रहेगा, वो द्रव अवस्था में रहेगा। और आपको पता ही होगा एक रूम का नॉर्मल टेम्परेचर 36 के आसपास होता है। तो अगर कमरे के ताप पर किसी द्रव को रखा जाए तो जल की अवस्था द्रव होगी। क्यों? क्योंकि कमरे का ताप भी 36 होगा लगभग, और द्रव को जल की द्रव में अवस्था में रहने के लिए भी 36 टेम्परेचर के आसपास ही होना जरूरी है। तो इसी में दूसरा दिया है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो कारण बताना है इसमें भी आप लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि लोहे का गलनांक लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि लोहे का गलनांक लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और कमरे का ताप मात्र 30 से 50 के बीच होता है। तो इस ताप पर लोहे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वह ठोस अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो क्वेश्चन दिया है, आंसर लिखना है। लिखिए, थोड़ा बड़ा है इसका आंसर, इस ब्लैकबोर्ड पर लिख पाएंगे हम, ब्लैकबोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा। लिखिए, (273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता ही है। पर बर्फ को ठंडा करने पर 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि बर्फ एक ठोस पदार्थ है जिसके अंदर केवल आकर्षण बल ही मौजूद होगा और जल एक द्रव पदार्थ है जिसमें आकर्षण बल के साथ साथ गतिज बल भी मौजूद होगा, जिसके कारण हमें शीतलता अधिक महसूस होती है। दूसरा कारण भी एक लिख लीजिए, ठोस बर्फ जो है एक ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ कुछ ही जगह घेरेगा। जाहिर सी बात है, अगर बर्फ ले लें, यहाँ पे देखते हैं, अगर बर्फ ले लीजिए, क्या है, स्क्वायर बर्फ है, अगर ये किसी सरफेस पर रखेंगे केवल ये इतना ही जगह लेगा, और ये लिक्विड है, लिक्विड को अगर किसी सरफेस पर रखेंगे ये पूरे जितना भी है पूरे सरफेस को घेर लेगा। तो कहने का मतलब यह है, जाहिर सी बात है, ये इतना तो घेरेगा और ये इतना ही घेरेगा, तो इसमें कम ठंडापन महसूस होगा, इसमें ज़्यादा ठंडापन महसूस होगा।
तो इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। कहने का मतलब अगर उबलते हुए जल से जलेंगे और भाप से जलेंगे तो इसमें से अधिक जलन हमें महसूस किससे होगा? भाप से। क्यों होगा? आंसर लिखिए। देखिए, उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है क्योंकि जल में केवल ऊष्मा मौजूद होगी। उबलते हुए जल में केवल ऊष्मा मौजूद होगी, परंतु भाप में ऊष्मा के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी मौजूद होगी, जिसके कारण हमें जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम देखेंगे लेसन 2 के बारे में। धन्यवाद।